नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए पूर्णतः समर्पित हिंदी की पहली क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। हिंदी के विषय में सिर्फ एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप लोग बीकेजीएस ग्लोब प्लेटफॉर्म से जुड़िए, इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखिए और लोगों को जोड़िए। हिंदी आपको यही क्लास में याद होगी। हिंदी के लिए कोई विशेष मशक्कत आपको नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ यूपी पुलिस की ही परीक्षा नहीं, परीक्षा चाहे जो भी हो, हिंदी में एक दो प्रश्नों को छोड़कर आप सभी प्रश्नों को हल करके आएंगे, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अगर आपने थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान दिया तो आप हिंदी के सभी प्रश्न हल करके आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो अब आइए इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। 52 वर्ण हिंदी वर्णमाला में है और इन वर्णों में 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 2 द्विगुण व्यंजन हैं, और 2 अयोगवाह, और ये सब मिलकर 52 वर्ण बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी 52। एक प्रश्न संख्या से और आपसे पूछता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण के पुरोधा के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या से 10 स्वर को वर्ण माना है और इन 33 व्यंजन को वर्ण माना है, तो इनकी संख्या हो जाती है 43, यानी इन्होंने केवल 43 वर्णों को ही वर्ण माना है, बाकी इन सबको इन्होंने वर्ण नहीं माना है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 43। आगे देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा चाहे कोई भी हो, उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होती है। वर्ण को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही होती है। प्रश्न का उत्तर सबसे पहले हो जाएगा डी। वर्ण को अगर हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो वर्ण की जो परिभाषा होगी वर्ण भाषा का वह छोटे से छोटा रूप है या भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जिसके और खंड ना हो सके। यह इसकी छोटी सी परिभाषा हो जाएगी। अब 3 शब्दों को आपको और समझना है। पहला तो यही वर्ण है, लिपि चिन्ह, और ध्वनि। हमने कहा भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है,
तो हमने एक वर्ण को लिया आ, लिख दिया हमने। वर्णों का लिखित रूप, वर्णों को जब हम लिखते हैं तो उनका लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। और जब हम इस वर्ण का उच्चारण करेंगे, जब हम इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि कहलाती है। यानी ध्वनि क्या हो जाएगी? वर्ण का मौखिक रूप। किसका? वर्ण का। वर्ण का मौखिक रूप क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। और लिखित रूप वर्ण। अब लिपि चिन्ह, लिपि चिन्ह क्या होता है? प्रत्येक भाषा को लिखने का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है, और उस तरीका या ढंग को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। हमारी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि में आ को इस तरह से लिखा जाता है, और जो हमने आ को लिखा है यही इसका लिपि चिन्ह हो गया। ये आ को लिखने का तरीका है, और जिस तरीके से लिखा है, जिसके द्वारा आ को लिखा गया है, जिस तरीके से और जैसा वो दिखता है वही उसका लिपि चिन्ह है। ठीक है? तो ध्वनि, वर्ण और लिपि चिन्ह एक ही हैं, एक ही शब्द के अलग अलग रूप हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हमने कोई व्यंजन लिखा, हमने लिखा का। किसी भी व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमको स्वर की आवश्यकता होती है। बिना स्वर के सहयोग से व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। हमने लिखने के लिए लिख दिया का, लेकिन जैसे ही हम इसका उच्चारण करेंगे तो इसका जो रूप होगा, का के साथ आ की ध्वनि आएगी। का, और इसमें ध्वनि आ रही है आ की। तो जब भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो उसके साथ स्वर की ध्वनि आएगी ही आएगी। ये व्यंजन है और ये स्वर है, और दोनों ही क्या हैं? वर्ण हैं। वर्ण दोनों ही हैं, लेकिन ये व्यंजन है और ये स्वर है। और आपसे यही पूछा गया है कि इस व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप, संयुक्त रूप इसका क्या हो गया? ये, यानी इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे भैया अक्षर। स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अक्षर की परिभाषा अलग अलग बताई जाती है कि जिसका क्षय ना हो सके उसे अक्षर कहेंगे। हम लोग हिंदी वर्णमाला पढ़ रहे हैं, और हमारी जो वर्णमाला है, हमारी जो वर्णमाला है ये वर्णात्मक ना होकर अक्षरात्मक है। वर्णात्मक नहीं है। ठीक है? तो स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को अक्षर कहेंगे। आगे देखिए, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। 11 स्वर हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 11। इनमें आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, रेर, ए, आए, ओ और औ, और इनकी संख्या हो जाती है 11। पुस्तकों में
या कुछ महान विद्वानों के द्वारा आपको स्वरों की संख्या कोई 13 बताता है तो कोई 14 बताता है। आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखना है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 ही होती है। 11 से 12 नहीं होती, 13 नहीं होती, 14 नहीं होती। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 ही होती है। ठीक है, तो स्वर की जो परिभाषा हो जाएगी, स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण करने में मुख से आती हुई वायु बिना अवरोध के बाहर निकल जाती है। तात्पर्य है कि हमारी जीभ मुख के किसी भी स्थान पर स्पर्श नहीं करती, या ये कहें ये स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं होती। जैसे हमने लिखा आ और आ का उच्चारण किया, तो हमने आ लिखा तो आ के साथ आई है, कोई अन्य वर्ण नहीं है। लेकिन हमने लिखा का, तो का के साथ का तो है, लेकिन इसके साथ आ की भी ध्वनि आ रही है। तो जब हम का उच्चारण करेंगे, आ के सहयोग के बिना इसका उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्वरों के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में दीर्घ स्वर है। अभी हमने चर्चा की थी कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, और इन स्वरों का कई प्रकार से विभाजन किया गया है। तो इनका एक विभाजन है मात्रा या ध्वनि के आधार पर। इनमें पहला है ह्रस्व स्वर, इन्हें ही मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर का, और इनकी संख्या होती है 4। इनमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ, इन चारों को ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। परिभाषा के रूप में उन स्वरों को ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, या जो ध्वनि होती है वो बहुत अल्प होती है, ध्वनि बहुत अल्प होती है, छोटी होती है। ठीक है, या श्वास की मात्रा बहुत छोटी होती है, कम होती है। यहां पर एक शब्द लिखा है मूल स्वर। इनको मूल स्वर क्यों कहा जाता है? इन स्वरों के अतिरिक्त जो अन्य स्वर हैं उनका निर्माण इन्हीं स्वरों से हुआ है, इसलिए इनको मूल स्वर कहा जाता है। इनका एक नाम और है, इन्हें प्राथमिक स्वर भी कहा जाता है। प्राथमिक स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर। इनकी संख्या होती है 3। इन स्वरों में बड़ा आ, बड़ी ई,
और बड़ा ऊ। इन तीनों का निर्माण, आ का जो निर्माण होता है वो छोटा आ और छोटे आ के मिलने से होता है। ई का जो निर्माण होता है छोटी ई और छोटी ई के मिलने से होता है। और ऊ का निर्माण छोटा ऊ और छोटा ऊ। तो कहने का मतलब है जब समान स्वर जुड़ते हैं, समान स्वर मिलते हैं या जुड़ते हैं, तो अपने का, तो स्वयं का ये दीर्घ रूप बनाते हैं। और दीर्घ माने बड़ा भी होता है। आ का बड़ा रूप बड़ा होगा, ई का बड़ा रूप बड़ी ई होगी, और ऊ का बड़ा रूप क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। तो जब समान स्वर मिलते हैं और स्वयं का बड़ा या दीर्घ रूप बनाते हैं, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। परिभाषा के तौर पर दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनका उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है। दो मात्रा का समय लगता है। और ध्वनि जो होती है, ध्वनि जब निकलती है तो ह्रस्व स्वर से दो गुनी निकलती है। ध्वनि की जो मात्रा होती है, श्वास की जो मात्रा होती है, वो ह्रस्व स्वर से दो गुनी होती है। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए क्या हो जाएगा। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। ई दीर्घ स्वर है। अगला विभाजन है संयुक्त स्वर। इन्हें भी द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या होती है 4। इनमें ए, ऐ, ओ और औ। ए का निर्माण आ धन ई से, ऐ का निर्माण आ धन ऐ से, ओ का निर्माण आ धन ऊ से, और औ का निर्माण आ धन ओ से होता है। अब यहां हम देखें, यहां नीचे देखें तो दोनों दो स्वर जुड़ रहे हैं। दीर्घ स्वर में भी दो स्वर जुड़ रहे थे, लेकिन वहां स्वर समान थे और यहां स्वर क्या है, असमान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संयुक्त स्वर का निर्माण असमान स्वर के मिलने या जुड़ने से होता है। ठीक है, जब असमान स्वर जुड़ते हैं तो संयुक्त स्वर का निर्माण करते हैं। और परिभाषा देखें तो दीर्घ स्वर की भांति इनकी परिभाषा होगी। उन स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है, या ध्वनि की मात्रा जो होती है वो ह्रस्व स्वर से दो गुनी होती है। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। अब यहां पर परीक्षा में एक प्रश्न पूछता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या है, दीर्घ स्वरों की संख्या है, और विकल्प में उत्तर दिया रहता है 3, 4, 7 और 5। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो 3, यानी दीर्घ स्वरों की संख्या 3 ही होगी। लेकिन अब आपसे पूछा दीर्घ स्वरों की संख्या
कितनी है और उसमें 3 का विकल्प नहीं है, 3 है ही नहीं, कोई अन्य विकल्प है, मान लीजिए यहां पे 6 है, तब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप ये मत सोचिएगा कि प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत नहीं है। दीर्घ स्वर की संख्या होती है 3, और जो हम अभी पढ़ रहे हैं संयुक्त स्वर या संयुक्त स्वर, जो हम जो पढ़ रहे हैं संयुक्त स्वर, इनकी संख्या होती है 4। तब आपको इनको जोड़ना पड़ेगा और तब इसका उत्तर हो जाएगा 7। ठीक है, तब इसका उत्तर 4 नहीं होगा, तब इसका उत्तर 7 ही होगा। अगर 7 और 3 दोनों विकल्प में हैं और आपसे प्रश्न पूछा है दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो इसका उत्तर 3 होगा। और 7 और 3 विकल्प में नहीं है, 7 विकल्प में है और 4 विकल्प में है, और आपसे पूछा दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। तब ये दोनों ही जुड़ के उत्तर बनाएंगे, क्योंकि दीर्घ रूप ये भी है और दीर्घ रूप वो भी है, लेकिन वहां पर समान स्वर जुड़कर अपने स्वयं का बड़ा रूप बनाते हैं, यहां असमान स्वर जुड़कर एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं। लेकिन है तो बड़ा रूप ही ना, मिलते तो बने तो 2 मिलने से ही है, तो ये दोनों जुड़ के 7 हो जाते हैं। ठीक है, अब एक विभाजन और पूछता है आपसे, प्लुत स्वर, इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। ऐसे स्वरों को प्लुत स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है। ध्वनि की अगर बात करें तो ध्वनि ह्रस्व स्वर से 3 गुनी निकलती है। ऐसे स्वरों का प्रयोग जब हम स्वर को लंबा खींचते हैं या चिल्लाते हैं, जैसे हमने एक शब्द लिखा, क्या है ये? अमूमन लोग इसे बोलते हैं ओइम है। ये ओइम नहीं है। ये जो वर्ण लिखा है बीच में, ये ई नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये 3 का अंक है। ये 3 का अंक है, यानी त्रिमात्रा का संकेत है। ठीक है, तो ये ओम लिखा है, और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम इस उच्चारण को लंबा खींचते हैं, हम बोलते हैं ओम। इस तरीके से ओम का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार से प्लुत स्वर के अन्य प्रयोग दूर से बुलाने पर, जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो हमने मान लीजिए कि ए को दूर से बुलाना है और वो किसी और दूर तरफ देख रहा है, तो जब हम उसको बुलाएंगे तो ए बोल के चुप नहीं होंगे, हम ए को लंबा खींचेंगे, हम बोलेंगे ए। तो जो लंबा खींचते हैं वहां पर प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से चिल्लाने में, गाने में, या कुछ पक्षियों और पशुओं की आवाज में भी प्लुत स्वर का प्रयोग होता है जब हम उनका उच्चारण करते हैं। हमने लिखा चिड़िया उड़ी, कैसे उड़ी? अक्सर बोला जाता चिड़िया उड़ गई फुर्र से, तो हमने लिखा फुर्र। तो हम जब फुर्र लिखते हैं तो फुर्र लास्ट में जो रा है ये लंबा खींच रहा है, तो फुर्र। इस तरीके से मेढक करता है टर्र, टर हमने लिखा तो टर्र। तो इस तरीके से ये जो लास्ट में लंबा खींच रहा है, स्वर का जो उच्चारण है, लास्ट में जो उच्चारण है वो लंबा खींच रहा है, ये प्लुत स्वर का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखिए। जिह्वा के आधार पर स्वरों के विभाजन का प्रकार नहीं है। अभी हमने आपसे कहा था कि स्वरों का विभाजन कई प्रकार से किया गया है। यह दूसरा विभाजन है। जीवा यानी जीव की क्रियाशीलता
कि जीभ हमारी जो है, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जीभ का कौन सा भाग ज्यादा सक्रिय रहता है, उस आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है। और जीवा के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया। पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। तो आप सबसे पहले तो इसका उत्तर देख लीजिए। डी विकल्प, विवृत स्वर जीवा के आधार पर स्वरों के विभाजन का प्रकार नहीं। अब इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं? अग्र स्वर में जो होता है वो ई होता है, दोनों, ऋर होता है, ए होता है और अय होता है। ठीक है। मध्य स्वर में केवल एक वर्ण होता है, आ। इसके बाद जो बचे वो सब पश्च स्वर में आ जाते हैं। आ, दोनों ऊ, ओ और औ। अब इसको याद करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है इनको याद करना, लेकिन याद करने का एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, और इस तरीके को अगर आपने पकड़ लिया तो आप इस प्रश्न से कभी भी, इस बिंदु से आप कभी भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। पहला आप याद कर लीजिए, ये तो अपने आप याद ही हो जाएगा। मध्य स्वर में केवल एक वर्ण है, छोटा आ। इसमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे? यह है अग्र स्वर, अग्र लिखा है ना, तो आ को आप सबसे पहले पकड़िए। आ के आगे क्या है? आ के आगे ई है और ई है। ठीक है, दो याद हो गए। आ के आगे ई है और ई है, दोनों ई हैं। और ये अग्र, गा के नीचे जो रा है, ये ऋर तो नहीं है, लेकिन इसको आप ऋर समझ लीजिए। अग्र, रा से ऋर, तो ये तीन याद हो गए। आ को पकड़ के आ के आगे ई और ई, और ग्र, इसको रा पकड़िए, रा से ऋर। ठीक है, और उसके बाद दो ये आप याद कर लीजिए, ए और ए। ठीक है, अब इनके बाद जो बचे वो सब किस में चले जाएंगे? पश्च स्वर में चले जाएंगे। याद करने का ये तरीका है, इस तरीके से आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। एक बार अगर आपने सेट कर लिया, फिर आप इस प्रश्न, इस पॉइंट से कभी भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे, कभी भी भूलेंगे नहीं। आगे देखिए, निम्न में कौन सा स्वर संवृत्त है? यह स्वरों का एक और विभाजन है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी मुख की आकृति अलग अलग स्वरों के, अलग अलग वर्णों के उच्चारण के समय अलग अलग बनती है। उस मुखाकृति के आधार पर मुखाकृति के आधार पर स्वरों को चार प्रकारों में या चार भागों में बांटा गया है। पहला है विवृत। विवृत में मुख जो होता है वो खुला होता है। दूसरा है अर्धविवृत। अब जायज सी बात है, जब विवृत में मुख खुला है और तो अर्धविवृत में आधा खुला होगा। अगला है संवृत। अगला है
संवृत। संवृत स्वर में क्या होता है, मुख बंद होता है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो कुछ स्वरों के उच्चारण में मुख जो होता है हमारा उच्चारण के समय बंद हो जाता है। बंद का मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल बंद हो जाता है, जब बिल्कुल बंद हो जाएगा तो हम उच्चारण कैसे करेंगे। मुख जो है उच्चारण के समय बंद हो जाता है, संवृत स्वर। अगला है अर्ध संवृत। तो अर्ध संवृत में आधा खुला होगा, आधा मुख बंद होगा। ठीक है। अब इनमें जो वर्ण होते हैं, विवृत स्वर में केवल एक वर्ण होता है, बड़ा आ। ठीक है। अर्ध विवृत में दो स्वर होते हैं, आए और औ। ठीक है। संवृत स्वर में ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ और ऋ। ठीक है। अर्ध संवृत में ए और औ। आ, ए और ओ। ठीक है। हिंदी वर्णमाला का याद करने के संदर्भ में सबसे कठिन बिंदु यही है, ये याद नहीं होता। अब इसको याद करने का एक बहुत ही नायाब तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब इस तरीके को अगर आपने पकड़ लिया तो आप इस बिंदु से कभी भी कोई भी पॉइंट भूलेंगे नहीं। तो आप इस बिंदु को कभी भी भूलेंगे नहीं। अब विवृत है और मुख खुला है, हम यहां से शुरू करें। विवृत है और मुख खुला है, तो हमने किसी को बुलाया। जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं तो हम कहते हैं ना आओ या आ, तो जो आ है मुख खुला और आ, तो ये एक वर्ण आप याद कर लीजिए, यहीं से पकड़ना शुरू कीजिए। हमने किसी को दूर से बुलाया, मुख खुला हमारा, तभी हम बुला पाएंगे। तो हमने कहा आओ या आ, तो ये आ। अब जब हमने उसको बुलाया उसने सुना नहीं। जब उसने नहीं सुना तो हमने गुस्से में कहा, जैसा आप बोला जाता है अक्सर, ए आओ, ए ओ बोलते हैं। जब हम किसी को दूर से बुलाते हैं, जब वो नहीं सुनता है तो ए और ओ बोलते हैं। तो वही जब हमने उसको बुलाया कि आ और वो आया नहीं तो हमने कहा ए आओ। अब ये दो पकड़ लो। ठीक है, याद हो गए दो। अब जब ये आया, बुलाने पे ये नहीं आया पहले, फिर हमने ए और ओ बोला तो ये आया। आया तो बुलाया तो एक को था, इसको बुलाया था ऋ को, लेकिन ये अपने साथ चार और ले आया। ये ई और ई को भी ले आया और ऊ और ऊ को भी ले आया। समस्या कर दी इसने। बुलाया एक को था, पहले तो आया नहीं, लेकिन जब आया तो ई को भी ले आया और ई को भी ले आया, ऊ को भी ले आया और ऊ को भी ले आया। अब अर्ध संवृत यानी आधा बंद, इसमें भैया ए और ओ बचा है, वही इसमें हो जाएगा। ठीक है। अब एक वर्ण आपका और बचा है, उसमें थोड़ा सा विरोधाभास है। अक्सर उसको अर्ध विवृत में शामिल कर दिया जाता है और वो है आपका छोटा आ। इसको अन्य अन्य पुस्तकों में अलग अलग शामिल किया गया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी है वो अर्ध विवृत में यानी आधा मुख खुला में है। ठीक है। तो अब इसको भूलोगे तो नहीं,
इस चीज को याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो इस तरीके को अगर आपने पकड़ लिया तो यहां से कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो अब इसका उत्तर देख लो भैया, आपसे पूछा है समृत्त है, तो आप समृत्त देखो, ये वाला, इसमें ई है और ई है, ऊ है और ऊ है और ऋ है। आप देखिए आपसे कहां पे इसमें आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, ई यानी ई समृत्त स्वर है। आगे देखिए, निम्न में वृत्ताकार स्वर है। अब देखिए स्वरों का ये एक और विभाजन है। जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं हमारे होठों की आकृति बनती है और उस ओष्ठाकृति के आधार पर ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को दो प्रकारों या दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए इसमें पहला है वर्तुलाकार, इसे ही वृत्ताकार बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है आवर्तुलाकार, और इसे बोलेंगे आवृत्ताकार। आवृत्ताकार। देखिए इसमें जो वर्ण है वर्तुलाकार, जब उन वर्णों को कहा जाता है जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो ओष्ठों की यानी होठों की जो आकृति है वो गोलाकार यानी वृत्ताकार बन जाती है। उन वर्णों को वर्तुलाकार या वृत्ताकार वर्ण कहा जाता है। और इनमें चार वर्ण हैं, दोनों ऊ हैं और दोनों ओ हैं। ठीक है। अब आप इनका उच्चारण करके देख लीजिए, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हमारे होठों की आकृति गोल हो जाएगी, उ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, याद भी हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद जो बचे हैं वो सब अवृत्ताकार या अवर्तुलाकार हैं। क्या क्या बचा है? आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, ऋ, ए और ऐ। ठीक है। अब आप अपना प्रश्न देख लीजिए। निम्न में वृत्ताकार स्वर है, वृत्ताकार स्वर देखो भैया चार हैं। अब इनमें विकल्प को देख लो तो इसमें केवल आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, ओ आपका वृत्ताकार है। ठीक है। आगे देखिए, देखिए निम्न में कंठ तालव्य स्वर है, कंठ तालव्य स्वर आ और आ, इन दोनों का उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। ई और ई, इन दोनों का उच्चारण तालु से होता है। ऊ और ऊ, इन दोनों का उच्चारण ओष्ठ से होता है यानी होठों से होता है। ए और ऐ, ओ और औ, इन चारों का उच्चारण स्थान पता लगाने से
बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका निर्माण किससे होता है? आ और ई से होता है, हमने अभी पहले पढ़ा है। ए का निर्माण आ और ई से होता है। ए का उच्चारण स्थल क्या है? कंठ है। ई का उच्चारण स्थल क्या है? तालु है। जब ये कंठ और तालु दोनों मिलके एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं तो वही इनका स्थान हो जाएगा। तो इन दोनों का जो स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा कंठ तालु यानी कंठ तालव्य। वही यहां पर ओ का जो निर्माण हुआ है वो आ धन ऊ से हुआ है। आ का स्थान कंठ है, ऊ का स्थान ओष्ठ है, तो इन दोनों का स्थान हो जाएगा कंठोष्ठ है। ठीक है, और यहां से अक्सर प्रश्न बनता है, आप लोग याद रखिएगा। यहां से बहुत छोटी सी चीज है लेकिन यहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न का उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। कंठ तालव्य है, निम्न में कंठ तालव्य स्वर है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए कंठ तालव्य कौन से हैं? ये दो कंठ तालव्य हैं, ए और ए, तो इसमें आपका ये वाला उत्तर सही हो जाएगा। ये आपका कंठ तालव्य है। अब देखिए आगे, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है। व्यंजनों की संख्या शुरू में ही हमने देखा था, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। और इन 33 व्यंजनों को क्रम से हम देखते हैं। 5-5 व्यंजनों के वर्ग बनाए गए हैं जिन्हें वर्गीय व्यंजन की संज्ञा दी गई है। का वर्ग, का वर्ग में का, खा, गा, घा और या, और इसका जो उच्चारण स्थल है वो है कंठ। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो कंठ से करते हैं। अगला वर्ग है चा, छा, जा, झा और वां। अगला है, इसका जो उच्चारण स्थल है वो है तालु। अगला है टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इसका उच्चारण स्थल मूर्धा। अगला वर्ग है ता वर्ग, ता, था, दा, धा और ना। इसका जो उच्चारण स्थल है वो है दंत। पा वर्ग, फा, बा, भा और मा। ये प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 25 है। ये एग्जाम में इनकी संख्या से प्रश्न पूछता है। और हां, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, का वर्ग काखा गाघा या, चा वर्ग चाछा जाझा हुआ, टा वर्ग टाठा डाढ़ा और ता वर्ग ताथा धाधा ना और पा वर्ग पाफा बाभा मा। ये जो लास्ट वाला है पूरा, इसे पंचमाक्षर कहा जाता है। एक वर्ग का 5वां वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। कचट तप, कचट तप आप याद रखिए, ये वर्ग आपको याद हो जाएंगे।
कचट तप, और कचट तप याद ना हो पाए तो कटप्पा याद रख लेना, वहां से आप याद कर लेना। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, याद कर लेना। अब है अंतस्थ व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4 और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है? स्वर की जब हमने परिभाषा देखी थी तो हमने कहा था कि अंदर से आती हुई वायु या श्वास बिना अवरोध के बाहर निकल जाती है, लेकिन जब हम अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं, अभी तक जो व्यंजन थे वो सब के सब स्पर्शी व्यंजन हैं। इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुख से आती हुई वायु का जो मुख से जो आती हुई वायु है उसमें अवरोध तो होता है, लेकिन अवरोध बहुत हल्का होता है, इसलिए इनको अर्धस्वर की संज्ञा दी जाती है। इनमें या, रा, ला और वा, या, रा, ला, वा। और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं का बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, बहुत सरल है और यहां से प्रश्न आता ही रहता है। अब इनका उच्चारण स्थल देख लें। तालु, मूर्धा, दंत, और दंतोष्ठ है। तालु, मूर्धा, दंत और दंतोष्ठ है। रा को लुंठित व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। रा को जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है रा रा इसमें कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए इसको प्रकंपित व्यंजन और लुंठित व्यंजन भी बोलते हैं। ला को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। पार्श्विक। ला का जब हम उच्चारण करते हैं ला, तो हमारी जीभ के जो किनारे हिस्से होते हैं वो सक्रिय होते हैं। ठीक है। अगला है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इन्हें ऊष्म व्यंजन और संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? सा, सा और सा और हा। ये 4 व्यंजन आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। अब इनका उच्चारण स्थान देख लें। तालु, मूर्धा, दंत और हा का उच्चारण होता है कंठ से। अब यहां से अंतस्थ व्यंजन में तो आपसे यह पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा व्यंजन अंतस्थ है या अंतस्थ नहीं है, लेकिन ऊष्म या संघर्षी व्यंजन से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला है। यह भी पूछ लेता है कि कौन सा ऊष्म है या नहीं है, और इनका उच्चारण स्थल पूछता है कि इनका उच्चारण कहां से होता है। तो आप इन दोनों को एक रिदम में याद कर लीजिए, इस तरीके से लिखिए और अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। तालु, मूर्धा, दंत,
देखिए ऊपर भी क्या है, तालु मूर्धा दंत और तालु मूर्धा दंत, तीनों में है तालु मूर्धा दंत, और यहां भी तालु मूर्धा दंत, इन तीनों में। ये जो बचा है ये दंतोष्ठ है, और ये जो बचा है ये कंठ है। आप इस तरीके से इसको सजा लीजिए और फिर इससे आप कभी भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। ठीक है, गाने की तरह याद कर लो, तालु मूर्धा दंत, तालु मूर्धा दंत, या रा ला तालु मूर्धा दंत, सा तालु मूर्धा दंत, हा कंठ और वा दंतोष्ठ है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, ऊपर हमने चर्चा की थी व्यंजनों की 25 की, यहां चर्चा की +4 और +4, कितने हो गए? 33 हो गए, और हमने शुरू में आपको 33 व्यंजन ही बताए थे। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन नहीं है? देख लो भैया, या ला वा का हमारा अंतस्थ व्यंजन नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। निम्न में ऊष्म व्यंजन है, डी सा हमारा ऊष्म व्यंजन है। छा का निर्माण किन वर्णों के योग से हुआ है? हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, और इनका जो निर्माण है, छा का निर्माण का और सा से हुआ है, त्रा का निर्माण ता और रा से हुआ है, ज्ञा का निर्माण जा और वा से हुआ है, और स्रा का निर्माण सा और रा से हुआ है। बहुत अच्छे से देख लीजिए, छत, त्रा, ज्ञा, स्रा 4 संयुक्त व्यंजन हैं, इन वर्णों से इनका निर्माण हुआ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी का और सा। ठीक है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छा का निर्माण किससे हुआ है? का और धन सा से हुआ है, तो छा का जो क्रम होगा वो का के बाद होगा। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम का के बाद होगा, ना कि लास्ट में होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है, हम इसको छा बोलते हैं, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है कच्छा होता है, का की ध्वनि निकलती है शुरू में। जैसे हम बोलते हैं कच्छा, तो वो कच्छा नहीं होता है, कक्षा होता है, उसमें का की ध्वनि छिपी होती है, कक्षा, कक्षा। तो इसमें का की ध्वनि छिपी रहती है, ये छा स्पष्ट रूप से नहीं होता है। तो आप देख लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, का। निम्न में अल्प प्राण है, सबसे पहले आप का, खा, गा, घा, या, चा, छा, जा, झा और वहां, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। ये वर्गीय व्यंजनों का आपने अब यहां पे लिख लिया। अब इनको नंबरिंग कर दो, या तो ऊपर से कर दो या नीचे से कर दो।
ऊपर से कर दो, 1 2 3 4 और 5। और ये जो नंबरिंग है इस तरीके से है। एक नंबर में ये, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये, और 4 नंबर में ये, और 5 नंबर में ये। ठीक है, अब समझो, अल्प प्राण व्यंजन जो होते हैं इनका उच्चारण करने में जो हमारी श्वास है उसकी मात्रा अल्प होती है, थोड़ी होती है। और इन व्यंजनों में 1 3 5, 1 3 5 अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर। इन व्यंजनों के साथ साथ अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर क्या होते हैं? आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। याद करने का एक बहुत ही शानदार तरीका, अल्प, आ पहला है, पहला है ना, पहला। ये ला को आप 3 मान लो, ला इस तरीके से लिखते हैं ना, तो इसको 3 मान लो। और पा से 5, तो 1 3 5। और इसे ही याद कर लो, महाप्राण अपने आप याद हो जाएगा। इसे बस याद कर लो, महाप्राण अपने आप याद हो जाएगा। क्या बताया मैंने? आ वर्णमाला का पहला अक्षर है, तो ये 1। ला हमने लिखा अल्प, अल्प लिखा है ना, ला लिखा है, ला को ऐसे लिखते हैं तो उसको मानो 3, याद कर लो, ये ला से 3। और पा, ये पा से 5, 1 3 5। और अंतस्थ और सभी स्वर, ये सब क्या होते हैं? अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, अब ये जो एक वाला पूरा जो वर्ण है, वर्ग है, ये ऊपर से नीचे, ये सब अल्प प्राण होंगे। ये तीसरा वर्ग है ऊपर से नीचे, ये सब अल्प प्राण होंगे। ये पांचवा जो वर्ण है, वर्ग है, ऊपर से नीचे, ये सब अल्प प्राण होंगे। सभी अंतस्थ अल्प प्राण होंगे, सभी स्वर अल्प प्राण होंगे। तो आप देख लो, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में अल्प प्राण है, का ही हो जाएगा पहला ही। खा आपका दूसरे में आता है, घा आपका चौथे में आता है, और था आपका दूसरे में आता है, तो पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे देख लो महाप्राण। अब इसके बाद जो बचा, क्या बचा? दूसरा वर्ग बचा और चौथा वर्ग बचा, दूसरा वर्ग बचा और चौथा वर्ग बचा। और ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजन, सा हा, ये सभी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, निम्न में कौन सा महाप्राण है? लो, महाप्राण आपसे पूछ लिया। अब आप लोग देख लो, ता किस वर्ग में है? पहले वर्ग में है। खा किस वर्ग में है? दूसरे वर्ग में है। बा किस वर्ग में है? तीसरे वर्ग में है। मां किस वर्ग में है? पांचवें वर्ग में है। तो महाप्राण कौन सा होगा? दूसरा होगा और चौथा वर्ग होगा, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग होगा। तो इसमें खा केवल दूसरे वर्ग में है, तो यही आपका महाप्राण हो जाएगा। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जिनके उच्चारण में नाद का प्रयोग ना हो, नाद का प्रयोग ना हो। और वही आप याद रखिए, का, खा, गा, घा, या, चा, छा, जा, झा और वहां, टा, ठा, डा, ढा और अणा, ता, था, दा,
धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। नंबरिंग ऊपर से या नीचे से 1, 2, 3, 4 और 5। अब जो अघोष वर्ण होते हैं वो होता है पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, और तीनों सा, सा, सा और सा, ये अघोष वर्ग कहलाते हैं। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग और तीनों सा, ये आपके अघोष होते हैं। अब आप लोग देखिए, पहले इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। देखिए, जा पहले वर्ग में नहीं आता, दा पहले वर्ग में नहीं आता, भा पहले वर्ग में नहीं आता, पा पहले वर्ग में आता है, ये लास्ट वाले। तो ये तो हो गया आपका अघोष। ठीक है, अब घोष, घोष को ही सघोष बोला जाता है। अब इनके बाद जो बचे, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग हो गया, क्या बचा? तीसरा वर्ग बचा, चौथा वर्ग बचा और पांचवा वर्ग बचा। ये और ये जो ऊष्म व्यंजन 3 यहां लिख दिए हैं, एक बचा यहां हा, अंतस्थ व्यंजन और आपके सभी स्वर। सभी स्वर ये क्या है? घोष या सघोष है। ठीक है, निम्न में कौन सा वर्ण घोष नहीं है? निम्न में कौन सा वर्ण घोष नहीं है? अब देखिए, दा आपका किस वर्ग में है? तीसरे वर्ग में। घा आपका किस वर्ग में है? चौथे वर्ग में है। फा आपका किस वर्ग में है? दूसरे वर्ग में है। और ना आपका किस वर्ग में है? पांचवें वर्ग में है। ठीक, हमने अभी क्या चर्चा की थी? घोष नहीं है। घोष कौन कौन सा होता है? तीसरा होता है, चौथा वर्ग होता है और पांचवा वर्ग होता है। ये क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं या घोष व्यंजन होते हैं, घोष या सघोष। आपसे पूछा नहीं है तो ये जो दूसरा वर्ग है ये बेटा होता है अघोष। यही आपका सही हो जाएगा। फा उत्तर, ये आपका घोष होता ही नहीं है, ये अघोष होता है। निम्न में स्त्रीलिंग वर्ण है। अब इनमें आपको स्त्रीलिंग वर्ण पूछा गया है। ई और ई और रिर, इन तीनों को छोड़कर वर्णमाला का प्रत्येक वर्ण पुल्लिंग है। ठीक है, दोनों ई और रिर को छोड़कर वर्णमाला का प्रत्येक वर्ण पुल्लिंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, ई। ठीक है, आधा रा और मां का रूप है। अब देखिए, इस प्रश्न को समझ लीजिए, अक्सर यहां से गलतियां कराता है और यह प्रश्न पूछा भी जाता है। देखिए, रा के एक तो रा ये होता है, इसे बोलते हैं सामान्य रा। ठीक है, एक रा ये होता है, जैसे लिखा क्रम, ये होता है पदेन रा। ठीक, एक रा ये होता है ऊपर, इसे बोलते हैं रेफ रा। और ये होता है आधा।
ये क्या होता है? आधा। अब इसमें जो ये है, ये इस तरीके से ये जो लिखा है ये रा नहीं है, ये रिर है। ये क्या है? ये रिर है, ये रा नहीं है। और ये देखिए, ये क्रम, ये पदेन है, ये नीचे है। और ये यहां पे देखिए, ये रेफ रा, ये आधा रा होता है, ये आधा रा होता है ना। तो इसका जो रूप हो जाएगा वो ये लास्ट, यानी ये हो जाएगा। मां के ऊपर रा ऐसे निकलेगा, आधे रा का मतलब यही होता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत करिएगा। ये क्रम, ये पदेन रा है, और ये जो ऊपर इस तरीके से निकलता है ये रेफ रा बोला जाता है, ये आधा रा होता है। आधा रा यही होता है। जैसे लगा कर्म में, कर्म में लगा ना, तो ये आधा रा है। ठीक, किस शब्द में रिर का प्रयोग हुआ है, अभी हमने इसकी चर्चा की। ये जब नीचे इस तरीके से लगा होता है, ये रा नहीं होता है, ये रिर होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वृष्टि। बाकी सब रा के रूप में, ये आधा रा है, ये सामान्य रा है, और ये पदेन रा है। ठीक है, निम्न में अघोष अल्प प्राण ध्वनि है। प्रश्न आपसे पूछा है, अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। इस प्रकार के प्रश्नों की संख्या वर्तमान की परीक्षाओं में लगातार बढ़ रही है, तो इस प्रश्न को हल करने का तरीका आप लोग सीख लो। देखिए, एक एक करके हल करते हैं, ऐसे प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हल करते हैं। अघोष वर्ण कौन से होते हैं? वर्गीय व्यंजन का जो 5 वर्ग हैं, उन वर्गों में पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये क्या होता है? अघोष होता है। और अल्प प्राण कौन से होते हैं? पहला वर्ग होता है, तीसरा वर्ग होता है और पांचवा वर्ग होता है। अब आप लोग देख लीजिए, यहां पे हम एक बार लिखे दे रहे हैं, का, खा, गा, घा, या, चा, छा, जा, झा और वहां, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। और अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा और मा। अब आप लोग देख लीजिए, अघोष है और अल्प प्राण है। पहला वर्ग देखिए, ऊपर से नीचे देखेंगे, कोई है इसमें? है, ये का है। झा नहीं है, ठा नहीं है, जा नहीं है, हमारा उत्तर यही मिल गया। ये डी विकल्प सही हो जाएगा। ये का पहला है ना, ये अघोष है। देखिए अघोष कौन कौन से हैं? पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? पहला वर्ग है, तीसरा वर्ग है और पांचवा वर्ग है। ये पहला, ये है ना, अल्प प्राण भी पहला है और अघोष भी पहला है, तो ये वर्ण जो है हमारा अघोष और अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, निम्न में स्पर्श, घोष और महाप्राण है। स्पर्श भी हो, घोष भी हो, महाप्राण हो और ओष्ठ्य व्यंजन है। थोड़ा खतरनाक टाइप का प्रश्न है, लेकिन बहुत इजी है। आप ऐसे प्रश्नों को हल करने की टेक्निक समझ लीजिए, प्रश्न चाहे कितना भी लंबा हो आप हल कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप वर्ग लिख लो वर्णों का, खा, गा, घा, या, चा, छा, जा, झा और वहां, टा, ठा,
डा, ढा और अड़ा, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब देखिए स्पर्शी व्यंजन तो ये सब हैं, ठीक है, व्यंजन तो सभी स्पर्शी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब घोष वर्ण कौन से होते हैं? घोष वर्ण या सघोष वर्ण होता है भैया, तीसरा वर्ग होता है, चौथा वर्ग होता है, पांचवा वर्ग होता है। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग क्या होता है? घोष होता है। अब महाप्राण कौन सा होता है? महाप्राण आपका दूसरा वर्ग होता है, चौथा वर्ग होता है और सभी ऊष्म व्यंजन, ये सब क्या होते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। अब आप लोग देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है 4 और इसमें भी है 4। अब इनको सबको छोड़ दो, चौथा वर्ग पकड़ो, ये चौथा वर्ग है, इसको पकड़ो और देखो इसमें क्या है? भा, यहां भी भा है पहला ही, तो आपका ये पहला ही सही हो गया। भा आपका स्पर्श भी है, घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ्य भी है, क्योंकि ये ओष्ठ से इनका उच्चारण होता है। क्लियर है? समझ में आया? एक एक पॉइंट को सिस्टमैटिक तरीके से अगर हम तोड़ दें तो ये बहुत इजी है। बाकी को देख लें। देखिए ठा, ठा आपका दूसरे वर्ग में है, ये महाप्राण तो है बट ये घोष नहीं है। था आपका दूसरे वर्ग में है, ये भी महाप्राण है बट घोष नहीं है। और का आपका पहले में है, पहले वर्ग में है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, निम्न में पंचमाक्षर है। देखिए अयोगवाह दो होते हैं, शुरू में ही हमने चर्चा की थी, और ये होते हैं अंग और आहा। इसे बोलते हैं अनुस्वर और इसे बोलते हैं विसर्ग। कभी कभी इसका उच्चारण स्थान भी पूछ लेता है विसर्ग का। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। जो ये विसर्ग होता है, इस विसर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है? कंठ से होता है। अब ये शब्द समझिए अयोगवाह, उत्तर तो इसका 2 हो जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, अयोगवाह इनको कहा क्यों जाता है? इनको ना तो स्वर हैं ये और ना ही ये व्यंजन है। ये स्वर भी नहीं है, ये व्यंजन भी नहीं है, ये केवल वर्ण है। अब इनको अयोगवाह वर्ण क्यों कहा जाता है? इनको अयोगवाह वर्ण इसलिए कहा जाता है, ना तो ये स्वर हैं ना ही ये व्यंजन है, लेकिन जब इनका किसी व्यंजन के साथ जोड़ होता है, योग होता है, तो ये किसी व्यंजन में पूर्ण नहीं मिलते, ये अपने ये आधा ही मिलते हैं। कैसे? मैंने बोला जब इनका किसी व्यंजन के साथ या किसी अन्य वर्ण के साथ योग होता है तो ये उसमें पूरा नहीं मिलते, अपना आधा ही मिलते हैं। कैसे? जैसे एक शब्द है हंस, हंस लिखा, ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन वास्तविक अर्थों में ये अंग है ना, ये अंग आहा, ऐसे ही बोलते हैं अंग आहा। तो जब हंस लिखेंगे हम, हंस, अंसारा ना, ये होना चाहिए, इस तरीके से हंस होना चाहिए। हंस ऐसा नहीं होना चाहिए। हंस कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना लिखकर हम लोग कैसा लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं। और यही यहां पे कंडीशन है कि ये अयोगवाह होने का कारण भी यही है कि ये जैसे ही ये जुड़ा तो इसने क्या कहा कि हम नहीं जाएंगे आपके साथ, हम इसको भेज दे रहे हैं, तो इसने इसको भेज दिया और हंस का रूप ये हो गया।
और ये खत्म हो गया, ये बैठ गया, ये नहीं आया। इसी प्रकार से देखिए, हमने लिखा प्रातः, प्रातः ऐसे लिखा जाता है, लेकिन प्रातः का जो रूप होना चाहिए ये आहा है ना, और तो कोई वर्ण है नहीं ऐसा, तो प्रातः ऐसा होना चाहिए। तो वही चीज यहां होती है, ये मना कर देता है कि हम नहीं जाएंगे भाई, हम नहीं जा पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, आप इसको ले जाओ। तो फिर ये खत्म हो जाता है और ये प्रातः हमारा ऐसे लिख दिया जाता है। तो क्लियर है? इनको अयोगवाह क्यों कहा जाता है? कि इनका पूरी तरीके से योग नहीं होता है, ये आधे ही जुड़ते हैं। और अयोगवाह का जो शाब्दिक अर्थ है कि योग ना होने पर भी, मतलब पूरा नहीं जुड़ा लेकिन फिर भी साथ में है, मतलब योग नहीं हुआ फिर भी साथ में बह रहा है। योग ना होने पर भी जो साथ हो वो अयोगवाह कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर मैंने बताया था, तो ये ना आपका पंचमाक्षर है। आप इसको देख लीजिए, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। अब एक एक अक्षर को देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए ऊ, उद्यान लिखा है, इसमें ऊ तो पूरा है, तो सब में ऊ पूरा है, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच में आइए, उच्चारण कीजिए उद्द, तो आधे दा की ध्वनि निकल रही है, तो यह विकल्प तो खत्म हो गया। अब केवल आधा दा इन दोनों में है। अब इससे आगे बढ़िए, उद्य, जैसे ही हम आगे बढ़े दा के बाद, तो या की भी ध्वनि आधी निकल रही है, तो आप देखिए अब इसमें भी या आधा नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। आगे हमको जाने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। इसके आगे लेकिन हम देख लेते हैं, उद्य, आधा दा आधा या, उसके बाद आ और ना। ये ना देखिए पूरा भी यहां लिखा जा सकता था, जब इसको पूरा लिखा जाता था ये हलंत और आ नहीं होता तो केवल ना होता, लेकिन हम ये क्या किया है, ये व्यंजन है और ये स्वर है, इसको अलग अलग कर दिया है। ठीक है, इसकी चर्चा भी हमने आपसे पहले की थी। तो इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं, एक एक वर्ण का उच्चारण कीजिए और देखिए कि कैसी ध्वनि निकल रही है, और वहीं पे रुक जाइए, आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं और हिंदी की अगली क्लास में अगले कुछ चैप्टर्स की हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।